हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज है बुधवार और आज यूके स्टडी सर्कल की टीम आपके लिए लेकर आई है जनवरी से दिसंबर के संपूर्ण करंट अफेयर्स का भाग 4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 3 से आगे के 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गंगा संग्रहालय का लोकार्पण किया? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी बिहार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चंडी घाट हरिद्वार में गंगा संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। फ्रेंड्स, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 7 सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी परियोजना का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। दोस्तों, इस अवसर पर रोइंग डाउन द गंगा पिक्टोरियल बुक का भी विमोचन किया गया। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रोफेसर के एस वाल्दिया का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? और आपके ऑप्शन है ए राजनीतिज्ञ, बी पर्यावरण रक्षक, सी भूविज्ञानी या फिर डी खिलाड़ी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी भूविज्ञानी। फ्रेंड्स, खड़क सिंह वाल्दिया का जन्म 1937 में म्यांमार में हुआ था और बाद में वे पिथौरागढ़ में बस गए थे। दोस्तों, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून के ये 2 बार चेयरमैन रहे हैं। जीबी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाली कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। दोस्तों, इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1986 में, पद्मश्री 2007 में और पद्म भूषण 2015 में मिल चुका है। फ्रेंड्स, इनकी कुछ पुस्तकें हैं पथरीली पगडंडियों पर, एक थी नदी सरस्वती, एनवायरमेंटल जियोलॉजी और डायनामिक हिमालय। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए दयाराम कांडपाल, बी पीवी कृष्णस्वामी, सी अरविंद पांडे या फिर डी वी के शाश्वत। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी वी के शाश्वत। दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्य परिषद का 9 नवंबर 2018 को गठन किया गया। फ्रेंड्स, हिमालयी राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष वी के शाश्वत हैं। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? और आपके ऑप्शन हैं ए 149वीं, बी 150वीं, सी 151वीं या फिर डी 152वीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 151वीं। फ्रेंड्स, 2020 में गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई। फ्रेंड्स, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। दोस्तों, गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। चोराबाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। दोस्तों, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक 18 दिन उत्तराखंड में रुके थे, जिसमें से वे 12 दिन कौसानी में ही रुके थे। दोस्तों, इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी और कौसानी में अनासक्ति आश्रम की भी स्थापना की। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ने किस नदी का अध्ययन किया? और आपके ऑप्शन हैं ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गोदावरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ब्रह्मपुत्र का। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का पानी काला होने का कारण जानने के लिए वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ने ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन किया। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाली तबाही की वजह तिब्बत की ग्लेशियर झीलें हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों द्वारा बाढ़ के अवशेष की
ल्यूमिनेसेंस डेटिंग भी की गई। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कितने दिनों के अंदर प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है? और आपके ऑप्शन हैं ए 500, बी 200, सी 100 या फिर डी 50। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 100। फ्रेंड्स मुख्यमंत्री रावत द्वारा 2 अक्टूबर से 100 दिन के भीतर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी गांवों में वर्ष 2021 तक पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में 1 रुपए में पेयजल का कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक हर घर जल सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच डबल लेन पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? और आपके ऑप्शन हैं ए यमुना नदी, बी टोंस नदी, सी रिखनार नदी या फिर डी रिस्पना नदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी टोंस नदी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है और इस पुल का निर्माण जो है टोंस नदी पर किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को कब लागू किया गया था? और आपके ऑप्शन हैं ए 1 अप्रैल 2002, बी 1 अप्रैल 2004, सी 1 जनवरी 2010 या फिर डी 1 जनवरी 2004। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 1 जनवरी 2004 को। फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दोस्तों उत्तराखंड में यह 2005 से लागू हुआ। कर्मचारियों के हित में न होने के कारण देश भर में विरोध के कारण यह काफ़ी चर्चा में रहा है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष का क्या कारण है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि, बी मानव संख्या में वृद्धि, सी वन क्षेत्र में वृद्धि या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 10 देशों में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स वन क्षेत्रों में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि एक चिंता का कारण है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? और आपके ऑप्शन है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स शिवालिक एलिफेंट रिजर्व राजाजी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की 215 एकड़ जमीन का हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? और आपके ऑप्शन है ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी चमोली या फिर डी पिथौरागढ़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी टिहरी जिले में। दोस्तों टिहरी झील पर बने डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 440 मीटर है। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों हाल ही में पुल का सफल ट्रायल किया जा चुका है। कोरियाई कंपनी योशिन कॉरपोरेशन की सहायता से इसे तैयार किया जा रहा है। पुल का निर्माण कार्य सर्वप्रथम 2006 में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। CARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कैरी श्यामा क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गेहूं की एक प्रजाति, बी मुर्गी की एक प्रजाति, सी एक खरपतवार नाशक या फिर डी गाय की एक प्रजाति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मुर्गी की एक प्रजाति। फ्रेंड्स केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI के वैज्ञानिकों द्वारा कड़कनाथ और कैरी रेट के माध्यम से कैरी श्यामा मुर्गी को विकसित किया गया है। संस्थान द्वारा 35 साल पहले मध्य प्रदेश से लाए गए अंडों से कड़कनाथ को विकसित किया गया था। दोस्तों कैरी रेड मुर्गी की विदेशी प्रजाति है। फ्रेंड्स CARI की फुल फॉर्म है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना 1979 को इज्जतनगर बरेली में की गई थी। दोस्तों CARI भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी?
और आपके ऑप्शन है ए 24 अप्रैल 2020, बी 26 जनवरी 2020, सी 29 अप्रैल 2019 या फिर डी 15 अगस्त 2019। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 24 अप्रैल 2020। दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत गांवों में मौजूद जमीन की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जा रही है। साथ ही भूमि पर मालिकाना हक के मद्देनजर स्वामित्व कार्ड भी लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश के 3 जिले पौड़ी, उधमसिंह नगर और हरिद्वार शामिल हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू की है? और आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। दोस्तों पर्यटकों को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर टूरिस्ट कैटेगरी में पंजीकरण कराना होगा। दोस्तों 3 दिनों तक होटल या होम स्टे में रहने पर पर्यटकों को अधिकतम 1000 या 25% प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन कूपन दिए जाएंगे। इस कूपन पर पर्यटकों को होटल और होम स्टे के रूम बिल में छूट का लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर उत्तराखंड भाषा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी गैरसैंण, सी हरिद्वार या फिर डी गोपेश्वर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी गैरसैंण। फ्रेंड्स गैरसैंण को 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। दोस्तों यह 8 जून से राजधानी के रूप में कार्य कर रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद से गैरसैंण में विभिन्न संस्थानों की स्थापना का कार्य भी शुरू हो चुका है। दोस्तों गैरसैंण चमोली जिले का ब्लॉक और तहसील क्षेत्र है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए एटकिंसन, बी गोपाल राणा, सी एफ हैनिंगटन या फिर डी अरविंद पुजारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एफ हैनिंगटन। बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक एफ हैनिंगटन हैं। फ्रेंड्स हाल ही में उत्तराखंड में रेड ब्रेस्ट तितली देखी गई है जो कि लगभग 110 साल बाद दिखाई दी है। दोस्तों इस तितली का उल्लेख एफ हैनिंगटन ने अपनी पुस्तक बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं में भी किया है। उत्तराखंड राज्य तितली घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य है। दोस्तों 2016 में उत्तराखंड ने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया। उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में तितली पार्क भी बनाए गए हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सबसे कम आय और सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं ए टिहरी, बी चंपावत, सी बागेश्वर या फिर डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी ने मुख्यमंत्री को रुद्रप्रयाग जिले की पलायन और आर्थिकी पर आधारित रिपोर्ट सौंपी है। इसके अनुसार रुद्रप्रयाग प्रदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बना है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भी रुद्रप्रयाग अंतिम पायदान पर है। फ्रेंड्स पलायन आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2017 को की गई थी। इसका मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं एस नेगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। हाँ उत्तराखंड के गांवों से पलायन रोकने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु 8 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए उत्तराखंड स्वरोजगार योजना, बी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सी ग्रामीण लघु उद्योग योजना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, किसानों और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के सुलभ अवसर प्रदान कराना है। फ्रेंड्स इसके साथ ही पलायन रोकना, भूमि पर बंजर भूमि का उपयोग करना, हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और देना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं। दोस्तों 25 किलोवाट क्षमता की 10,000 परियोजनाएं आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु 1.5 से 2 नाली भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स 8% ब्याज पर 15 वर्ष के लिए ऋण की भी सुविधा
इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी और उत्पादित बिजली को यूपीसीएल द्वारा 25 वर्ष तक क्रय किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? और आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पहला स्थान है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में लगभग 269 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है और जबकि देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स, राजस्थान में लगभग 1420 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण किस राज्य में दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय और ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के बीच इस प्रशिक्षण के लिए समझौता हुआ था। ग्लोबल हेल्थ अलायंस द्वारा मेडिकल स्टाफ को मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य विभिन्न कोर्स में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस समझौते से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष लाभ मिल सकेगा जहां पे हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। आईटीबीपी द्वारा एलएसी पर निम्न में से किस संस्थान के साथ पेट्रोलिंग कम माउंटेनियरिंग अभियान चलाया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, बी पतंजलि योगपीठ, सी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या फिर डी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। दोस्तों, इस अभियान के तहत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने 6 दिन में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 6 चोटियों को फतेह किया। एलएसी पर स्थित सभी चोटियों का आरोहण पहली बार किया गया। दोस्तों, उत्तरकाशी के मुलिंगला से शुरू यह अभियान सामरिक महत्व से काफी महत्वपूर्ण है। 6 चोटियां जिनमें अनाम चोटी जिसमें कि 5 अलग अलग चोटियां हैं और दूसरी है स्वरूप चोटी। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। खबरों में रही बोरहोल पद्धति का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शन हैं ए पानी निकासी, बी हिमालय संरक्षण, सी जल संरक्षण या फिर डी लीसा उत्पादन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी लीसा उत्पादन से है। यानी बोरहोल पद्धति का संबंध लीसा उत्पादन से है। फ्रेंड्स, बोरहोल पद्धति चीड़ के पेड़ से लीसा निकालने की एक विधि है। चीड़ से निकलने वाला लीसा रेजिन राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा जरिया है, खासकर कि पहाड़ी राज्यों में। दोस्तों, लीसा का उपयोग तारपीन का तेल बनाने में मुख्य रूप से होता है। लीसा विदोहन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, 1960-65 में जोशी वसूला तकनीक लीसा विदोहन में उपयोग में लाई जाती थी। इसे कप एंड लिप मेथड भी कहा जाता है। 1985 से यूरोपियन रील पद्धति को अपनाया गया जिसमें कि पेड़ों की छिलाई की जाती थी। दोस्तों, दोनों ही तकनीकी में लीसे की खराब गुणवत्ता प्राप्त होती थी। फ्रेंड्स, नई बोरहोल तकनीकी का श्रेय लीसा विशेषज्ञ आईएफएस ऑफिसर डीएस मीणा को जाता है। फ्रेंड्स, बोरहोल तकनीकी से चीड़ वृक्ष में ब्लू स्टेन बीमारी का भी कम खतरा होगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। QDA का पूर्ण रूप क्या है? और आपके ऑप्शन हैं ए क्विक डिस्पैच असाइनमेंट, बी क्विक डिप्लॉयबल एंटीना, सी क्वेस्ट डिस्प्ले एनोड या फिर डी क्विक डिस्प्ले एंटीना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी क्विक डिप्लॉयड एंटीना। QDA का फुल फॉर्म क्विक डिप्लॉयड एंटीना है। दोस्तों, QDA यानी क्विक डिप्लॉयड एंटीना QDA तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। प्रदेश के दूरस्थ गांवों में नो सिग्नल एरिया में संचार के लिए SDRF द्वारा क्विक डिप्लॉयबल एंटीना स्थापित किया गया है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। QDA प्रणाली में 1.2 मीटर QDA एंटीना टर्मिनलों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, QDA के 2 प्रकार हैं, एक है स्टैटिक और दूसरा है मोबाइल। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड MSME पॉलिसी किस वर्ष लाई गई थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 2001, बी 2005, सी 2015 या फिर डी 2017। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 2015। दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत
2015 में एमएसएमई पॉलिसी लाई गई। फ्रेंड्स, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, एमएसएमई पॉलिसी के तहत उद्योगों के लिए निवेश को आसान बनाने की तैयारी की गई है। उद्योग लगाने से पहले ली जाने वाली एनओसी और लाइसेंस प्रक्रिया में 3 साल तक की छूट प्रदान की गई है। 2020 तक प्रदेश में 50,000 एमएसएमई उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में वन एवं वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपके ऑप्शन है A112, B139, C1926 या फिर D1805। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1926। दोस्तों, वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को थामने की दिशा में यह एक प्रभावी पहल है। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। वनों में होने वाली घटनाओं, तस्करी, वन्यजीवों के शिकार जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान में यह काफी सहायक होगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। राज्य में पिरूल ऊर्जा नीति कब लागू की गई? और आपके ऑप्शन है A 2018, B 2019, C 2015 या फिर D 2017। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 2018 में। दोस्तों, चीड़ की सूखी पत्ती अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पिरूल से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार को 14 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, पिरूल एकत्रीकरण से ग्रामीणों को स्वरोजगार भी मिलेगा। विद्युत उत्पादन के बाद पिरूल के अवशिष्ट से कोयला भी बनाया जाता है। फ्रेंड्स, पिरूल ऊर्जा नीति के तहत 2020 तक 100 मेगावाट की इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, एमएसएमई विभाग के माध्यम से 30 से 40% तक अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। सुपर 750 डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के कौन खिलाड़ी शामिल थे? और आपके ऑप्शन है ए ऋषभ पंत, बी उन्नति बिष्ट, सी लक्ष्य सेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी लक्ष्य सेन। दोस्तों, अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन के पिता डी के सेन बैडमिंटन कोच हैं। फ्रेंड्स, लक्ष्य ने 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सुपर 750 डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। लक्ष्य 2016 में एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ साथ यूरेशिया बुल्गारिया ओपन, इंडिया इंटरनेशनल सीरीज, BWF इंटरनेशनल आदि प्रतियोगिता के विजेता भी रह चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के बारे में जन जागरूकता के लिए जन आंदोलन के रूप में लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता हेतु एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिता के विषय थे कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता और दूसरा विषय था कोविड-19 वॉरियर से विनर। दोस्तों, इस लघु फिल्म की अवधि 30 से 60 सेकंड की रखी गई। फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए रुद्रप्रयाग, बी चंपावत, सी चमोली या फिर डी टिहरी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी चमोली। दोस्तों, उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब जो है चमोली जिले में स्थित है। यह 7 बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। हेमकुंड साहिब में एक झील भी है जिसे हेमकुंड झील या स्वर्ण झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या की गई थी। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए हैं। शीतकाल के दौरान हेमकुंड दरबार साहिब में स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब सचखंड में विराजमान रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। डिजरी-डू नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? और आपके ऑप्शन हैं ए मुकेश धीमान, बी रघुवेंद्र आर्या, सी इंद्रमणि बडौनी या फिर डी नरेंद्र नेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मुकेश धीमान ने। फ्रेंड्स, ऋषिकेश निवासी मुकेश धीमान द्वारा 1980 में डिजरी-डू नामक एक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था। मुकेश धीमान लकड़ी के कारीगर हैं। डिजरी-डू बांस से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। दोस्तों, ऋषिकेश के
शीशम झाड़ी क्षेत्र में जंगल वाइफ्स नाम से कार्यशाला मुकेश के कार्य पर इजराइल की एक संस्था द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। फ्रेंड्स, स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में डिजिटू की काफी सराहना की गई थी। मुकेश धीमान का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए बेबी रानी मौर्य, बी अनिल प्रकाश जोशी, सी पीताम्बर अवस्थी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी अनिल प्रकाश जोशी को। दोस्तों, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया गया पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। फ्रेंड्स, अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण कार्यकर्ता और हैस्को के संस्थापक है। 1979 में अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हैस्को की स्थापना की गई थी। दोस्तों, हैस्को 1983 से एक रजिस्टर्ड संस्था है। हैस्को की फुल फॉर्म है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अनिल प्रकाश जोशी 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर लगभग 125 साल बाद फ्लाइंग मोठ नामक कीट की पहचान की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ए राजाजी नेशनल पार्क, बी गोपेश्वर, सी देवलसारी या फिर डी बुनस्यारी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी देवलसारी में। फ्रेंड्स, टिहरी के देवलसारी में फ्लाइंग मोठ नामक एक कीट की पहचान की गई है। फ्लाइंग मोठ आमतौर पर हिमालय बेल्ट में पाया जाता है और उत्तराखंड में इसकी उपस्थिति का उल्लेख 125 वर्ष पूर्व नैनीताल के पुराने रिकॉर्डों में किया गया था। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी संजय सोंधी ने इस दुर्लभ कीट की पहचान की है। यह कीट ग्लासी टाइगर तितली की नकल करता है। दोस्तों, फ्लाइंग मोठ का वैज्ञानिक नाम एचेलुरा बाइफेसिस्टा है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की नई खेल नीति के ड्राफ्ट के तहत खेल पुरस्कारों में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी? और आपके ऑप्शन हैं ए 10%, बी 15%, सी 20% या फिर डी 30%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 30%। फ्रेंड्स, नई खेल नीति के अनुसार खेल विज्ञान एवं उससे जुड़ी तकनीकों की जानकारी हेतु खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। खेल पुरस्कारों में 30% तक की बढ़ोतरी भी की जाएगी। साथ ही कुशल खिलाड़ियों को कॉलेजों में 5% खेल कोटा मिलेगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष प्रदर्शन किया है उन्हें प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, राज्य की राजकीय सेवाओं के अंतर्गत कुशल खिलाड़ियों हेतु 4% का क्षैतिज खेल कोटा भी निर्धारित किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। स्टार्स प्रोजेक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? और आपके ऑप्शन है ए अंतरिक्ष, बी शिक्षा, सी पर्यावरण या फिर डी वन्यजीव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी शिक्षा से। दोस्तों, स्टार्स प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों से रटने रटाने वाली संस्कृति को पूरी तरह खत्म करना है। इसकी जगह छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक से लिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही एडीबी की मदद से 5 और राज्यों को इसे शुरू करने का प्रस्ताव है दोस्तों, जिनमें उत्तराखंड, गुजरात, असम, तमिलनाडु और झारखंड हैं। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य की पहली रामसर साइट किस जिले में है? और आपके ऑप्शन हैं ए नैनीताल, बी हरिद्वार, सी देहरादून या फिर डी चमोली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी देहरादून में। दोस्तों, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड में 14 अगस्त 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व देश को समर्पित किया था। फ्रेंड्स, यह देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। 15 अक्टूबर 2020 को इसे रामसर साइट की सूची में शामिल करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। दोस्तों, आसन वेटलैंड देहरादून में यमुना नदी घाटी की क्षेत्र में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। हर की पैड़ी में गंगा नदी के किस नाम पर विवाद चल रहा है? और आपके ऑप्शन हैं ए गंगा चैनल, बी भगीरथ चैनल, सी एस्केप चैनल या फिर डी हर की पैड़ी चैनल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एस्केप चैनल। फ्रेंड्स, कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 16 दिसंबर 2016 को हर की पैड़ी पर गंगा नदी का नाम बदलकर एस्केप चैनल कर दिया था।
भाजपा की वर्तमान सरकार एस्केप चैनल का नाम बदलकर देवधारा करना चाहती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। विश्व शतरंज संस्था FIDE द्वारा इंटरनेशनल मास्टर IM का खिताब पाने वाले उत्तराखंड से पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और आपके ऑप्शन है A लक्ष्य सेन, B सक्षम रौतेला, C अनुराधा वर्मा या फिर D परिमार्जन नेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सक्षम रौतेला। फ्रेंड्स, बागेश्वर जिले के 16 साल के सक्षम रौतेला राज्य के शतरंज खिलाड़ी हैं। सक्षम को विश्व शतरंज संस्था FIDE ने इंटरनेशनल मास्टर के खिताब से नवाजा है। सक्षम यह खिताब पाने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं A शिक्षा, B स्वास्थ्य, C साहित्य या फिर D खेलकूद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A यानी शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले 5 शिक्षकों को डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भक्त दर्शन की जयंती पर फरवरी में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वर्ष 2019-20 का पुरस्कार 1 नवंबर को प्रदान किया गया। भक्त दर्शन आजाद भारत की प्रथम लोकसभा में गढ़वाल का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ और इतिहासकार थे। दोस्तों, इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को भौराड़ गांव गढ़वाल में हुआ था। इनका मूल नाम राजदर्शन सिंह था। 1939 में कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र का संपादन भैरवदत्त धूलिया के सहयोग से इन्होंने किया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। विश्व धरोहर दल द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के किस क्षेत्र का सर्वे किया गया? और आपके ऑप्शन हैं A आदि कैलाश, B धारमा घाटी, C व्यास घाटी या फिर D उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन D यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों, विश्व धरोहर दल द्वारा पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश, दारमा और व्यास घाटी का सर्वे किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान, रंग कल्याण संस्था और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त दल द्वारा 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सर्वे किया गया। दोस्तों, सर्वे का उद्देश्य है कैलाश भूक्षेत्र में स्थित प्रमुख प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का आकलन करना और साथ ही सीमाओं का सत्यापन करना। दोस्तों, अध्ययन दल द्वारा इन क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं A उत्तराखंड, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश या फिर D आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A यानी उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन 13 टूरिज्म डेस्टिनेशन योजना शुरू की गई है। इसके लिए सभी 13 जिलों में DRP डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में नए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल की। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल था नेपाल से उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं अनीता चंद, तनु, ध्रुव, अशोक कोहली, निक नेगी, अमित नेगी, महेंद्र राम, प्रेम मेहरा, दीपेंद्र, पूनम बेरी, राजपाल सिंह, पूजा कोरी, रघुवीर बिष्ट, उत्तम नेगी, पूनम पंत, प्रीति नेगी, निशा गोस्वामी, साहिब अहमद, मनोज कुमार और हर्षिता नेगी। तो दोस्तों, आप सभी को यूके स्टडी सर्कल की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A यानी 3 जिलों से। उत्तराखंड, नेपाल से उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर अपनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? और आपके ऑप्शन हैं A हंसा मंदराल, B सुश्री मीनू, C गीता मंदराल या फिर D रीना धर्मसूत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, अगर आप आज के वीडियो से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।